रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर क्या मतलब हुआ कि रिटायर हो रहा है एक पार्टनर, ठीक है, यानी कि कोई एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है। पार्टनरशिप फर्म का क्या मतलब होता है कि कोई भी दो से ज़्यादा लोगों ने मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बनाई हुई है, ठीक है, एक बिजनेस चला रहे हैं कुछ लोग मिलके। अब उनमें से कोई एक पार्टनर किसी भी रीज़न से उनको छोड़ के जा सकता है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो पार्टनर रिटायर हो गया, ठीक है। उसके लिए काफ़ी सारे एडजस्टमेंट एंट्रीज हमें अकाउंट्स के अंदर करनी होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी से, ठीक है। तो कहानी के अंदर 3 पार्टनर्स थे, ठीक है, जिसका नाम था राम, श्याम और मोहन। 3 पार्टनर्स थे। अब तीनों पार्टनर्स ने बिजनेस स्टार्ट किया क्यों? पैसे के लिए। तो वो पैसे को वो बांटते थे आपस में, कैसे? 3:2:1 रेशियो में। क्या मतलब हुआ कि प्रॉफिट के करते थे वो 6 हिस्से, ठीक है। उस 6 में से 3 हिस्से मिलते थे राम को, 2 हिस्से मिलते थे श्याम को और 1 हिस्सा मिलता था मोहन को। तो उनमें से जो एक पार्टनर है, जो श्याम है, वो कह रहा भाई मेरी तुम्हारे साथ दाल नहीं गल रही, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। अब जो श्याम था वो रिटायर हो रहा था, ठीक है। तो अब श्याम के रिटायर होने के टाइम पे अब जो पैसा श्याम ने बिजनेस के अंदर लगाया हुआ है वो सब वो लेके जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा और भी जो कुछ बिजनेस में है, जो उन्होंने पैसे पहले बचा के रखे हुए हैं, वो भी अपने रिजर्व वगैरह जितने भी पैसा जो बचा के रखा हुआ है सब लेके जाएगा। तो उससे पहले, उसके रिटायर होने से पहले बिजनेस की कंडीशन क्या है पहले हम वो देखेंगे। बैलेंस शीट क्या होती है? जो उनकी कंडीशन दिखाती है कि बिजनेस जो है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, ठीक है। लायबिलिटीज क्या होती है कि उनको लोगों का पैसा कितना देना है, यानी कि बिजनेस ने लोगों का कितना पैसा देना है। और एसेट क्या होती है कि जो सामान उनके पास पड़ा है। लायबिलिटीज में हमें सबसे ऊपर दिया हुआ है ट्रेड क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? मान लो आपके कपड़े की शॉप है, ठीक है। आप जो भी सामान उठा के लाते हो पूरा कैश में तो नहीं लाते, थोड़ा बहुत उधार में भी लाते हो, ठीक है। तो जो सामान हमने उधार में लिया है, हमने उस सामान का पैसा अभी देना है लोगों को, ठीक है। तो 30,000 रुपये वो हैं जो आपने उधार सामान उठा रखा है लोगों से, और आपने उसका वो पैसा अभी देना है, ठीक है। तो दैट इज ट्रेड क्रेडिटर्स। तो इस कंपनी के 30,000 रुपये लोगों को अभी देनदारी है। अगली चीज आ गई हमारे पास बिल्स पेबल, ठीक है। बिल्स पेबल जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि बिल्स यानी कि वो बिल्स जो हमने अभी पे नहीं करे, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये वाले बिल वगैरह, ठीक है। तो वो वाले बिल जो अभी हमने पे नहीं करे, तो वो बिल कितने हैं हमारे पास? 27,000, यानी कि बिजनेस को अभी 27,000 रुपया बिल का भी पेमेंट करना बाकी है। एक्सपेंसेस ओइंग इज नेक्स्ट वन। एक्सपेंसेस ओइंग का क्या मतलब है कि आपने वो पैसा खर्च कर दिया, ठीक है। मीन्स खर्चा तो कर लिया लेकिन अभी उसकी पेमेंट नहीं करी। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने घर में किसी शॉपकीपर से सामान उधार लेते हो, अपनी डायरी में आपका सामान लिखता रहता है, ठीक है। यानी कि आपने खर्चा तो कर दिया ना। वो मान लो आपने एक चॉकलेट खा ली 10 रुपये की और आपने कॉपी में लिखवा दिया कि भाई हाँ मैंने 10 रुपये की चॉकलेट लिया, पैसे अगले महीने दोगे आप, ठीक है। लेकिन वो खर्चा तो उसी महीने का माना जाएगा ना जब आपने चॉकलेट खरीद के खा ली, ठीक है। तो इसलिए एक्सपेंस ओइंग क्या होते हैं कि आपने खर्चा कर दिया लेकिन अभी पेमेंट नहीं करी, तो ये भी वो पेमेंट है जो भी आपकी करनी बाकी है। तो 45,000 एक्सपेंस ओइंग है कंपनी के। अब नेक्स्ट है हमारे पास रिजर्व फंड। रिजर्व क्या होता है? जैसे हमारे घर में हमारी मदर्स हैं, वो पैसा बचा के रख लेती हैं कि कल को आने वाले टाइम में कोई नुकसान हो जाए। जैसे कोरोना टाइम में औरतों ने जो पैसे बचा के रखे हुए थे वो काम आए, मतलब लोगों के, है ना। तो इस टाइप से रिजर्व फंड हम बचा के रखते हैं पैसा कि कल को अगर कुछ भी कंपनी को लॉस हो रहा है या कोई भी ऐसा टाइम आ गया तो यहाँ से पैसा निकाल के उसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ रिजर्व फंड। वो कंपनी के पास कितना पड़ा है? 1,05,000। अब शायद किसी का क्वेश्चन आ सकता है कि रिजर्व फंड को लायबिलिटी में क्यों लिखा हुआ है। ये सब चीज़ें जो भी हमेशा कंपनी और ओनर को अलग माना जाता है, ठीक है। तो ओनर जो है, ये जो अर्निंग है ये सब ओनर की है, ठीक है। तो फाइनली जब बिजनेस बंद होगा ये सारा पैसा किसको मिलेगा? ओनर को। तो इसलिए बिजनेस की ये क्या है? लायबिलिटी। इसलिए ये भी कहाँ आएगा? लायबिलिटी साइड। तो 1,05,000 कंपनी के पास रिजर्व फंड पड़े हैं। उसके बाद अब आता है वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये क्या होता है? अब ये भी कोई रिजर्व है। रिजर्व यानी कि पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ है, ठीक है। तो पैसा इकट्ठा किस चीज़ के लिए करके रखा हो? वर्कमैन के लिए, यानी कि जो वर्कर हैं, जो फैक्ट्री में आपके बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं जो लोग, अगर उनको कोई चोट भी लग सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, अगर उनको कोई नुकसान हो गया आपकी फैक्ट्री में काम करने की वजह से, तो भुगतान किसको भरना पड़ेगा? ऑब्वियसली फैक्ट्री को। तो इसलिए वो बिजनेस को उसका भुगतान भरना पड़ेगा। तो उसके लिए भी पहले ही हमें रिजर्व बना के रखना होता है। तो वो कंपनी ने बना रखा 48,000। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कैपिटल्स दी हुए हैं लायबिलिटी साइड। कैपिटल राम की है 2 लाख, श्याम की है 1.5 लाख और मोहन की है 1 लाख, ठीक है। अब कैपिटल क्यों लायबिलिटी साइड लिखा जाता है? क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। बिजनेस क्या मान के चलता है कि बिजनेस ने ओनर से पैसा उधार ले रखा है, ठीक है, जो कि उसने कभी ना कभी उसको वापस करना है जब बिजनेस बंद होगा।
तो इसलिए ये भी हमेशा लायबिलिटी साइड आएगा, क्योंकि जो हम ये बना रहे हैं ना बैलेंस शीट, ये सब चीज़ें हैं बिजनेस की, ठीक है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको ये पैसा ओनर का वापस देना है, तो इसलिए ये भी लायबिलिटी साइड आएगा। अब हम देखेंगे एसेट साइड। एसेट में सबसे ऊपर है कैश इन हैंड, यानी कि हमारे हाथ में पैसा कितना है, यानी कि बिजनेस के अंदर, फर्म के अंदर 90,000 रुपये इस टाइम पड़ा है। अब नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? मान लो आपने किसी को उधार पे सामान दे दिया। अब पूरा सामान तो आपका कैश में नहीं बिकता ना, कुछ सामान उधार में भी बिकता है। तो जो आपने उधार में सामान दिया है उसको उनसे जो पैसा लेना है उसको हम बोलते हैं डेटर्स। 1,60,000 कंपनी के डेटर्स हैं, यानी कि 1,60,000 रुपये लेने हैं कंपनी ने उन लोगों से जिनको कंपनी ने उधार सामान दिया है। मान लो आपकी एक पिज्जा बर्गर की शॉप है, ठीक है, और आपको कोई फ्रेंड आया, वो पिज्जा बर्गर खा के गया और कह रहा भाई तेरे पैसे बाद में दे दूंगा। तो आपको क्या लगता है चांस कोई पैसे आने के? शायद वो दे भी दे बट ना भी दे। तो इसलिए कुछ लोगों पे आपको लगता है कि शायद ये पैसा नहीं देंगे, इसलिए हम पहले ही उसका ना प्रोविजन बना के रखते हैं। जो पैसा नहीं देता उसको हम क्या बोलते हैं? बैड डेट्स, ठीक है। बैड डेट्स मतलब जो लोग ने आपसे उधार सामान लिया और पैसा नहीं दिया, उसको हम बोलेंगे बैड डेट्स। अब लेकिन ये प्रॉपर तो बैड डेट्स नहीं है, शायद वो पैसे दे भी सकता है, तो इसलिए हमने प्रोविज़न बना के रखा है कि शायद ये पैसा नहीं आएगा। तो इसलिए हम इसमें से 10,000 पे हमें डाउट है, 10,000 रुपये का कोई सामान लेके गया लेकिन शायद वो पैसे नहीं देगा, इसलिए इसको प्रोविज़न को हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली 1,60,000 रुपये लेना था, 10,000 का हमें डाउट है, तो 1.5 लाख रुपया हमारा क्या हो गया? डेटर्स, जिनसे लोगों से हमने पैसा लेना। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टॉक। स्टॉक क्या है? जो सामान पड़ा है हमारे पास, ठीक है। मान लो आपके कपड़े की शॉप है, आप कपड़ा खरीद के लाए, कि आपका पूरा का पूरा सामान, पूरे के पूरे कपड़े सेल हो जाएंगे, यानी कि दुकान खाली हो जाएगी? ऐसा तो कभी भी नहीं होता ना, कुछ ना कुछ तो कपड़ा बचा रहेगा इस शॉप में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। तो स्टॉक कितना पड़ा है बिजनेस के पास? 1,20,000 फर्म के अंदर स्टॉक बचा पड़ा है सामान जो अभी सेल नहीं हुआ। नेक्स्ट आता है फैक्ट्री प्रेमिसेस। फैक्ट्री प्रेमिसेस क्या होती है? कि फैक्ट्री की जमीन, मीन्स जहाँ जिस जगह पे फैक्ट्री लगी हुई है वहाँ जहाँ जो काम हो रहे हैं, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड, तो वो कितनी अमाउंट है उसकी? 2,25,000। अब नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है? अब मान लो आपके पास ज़्यादा पैसा हो जाता है घर में, तो आप उस पैसे को घर में तो नहीं रखते ना, कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट कर देते हो या बैंक में रख देते हो ताकि उस पर ब्याज लग जाए, ठीक है, इंटरेस्ट लगे, या फिर कहीं और इन्वेस्ट कर देते हो, कोई ज़मीन खरीद लेते हो या कुछ ऐसे। ऑब्वियसली बिजनेस भी जब उसके पास पैसा ज़्यादा हो गया तो उसको पैसे को ऐसे तो नहीं रखेगा ना, वो उस पैसे को क्या करेगा? कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट्स कितनी है बिजनेस के पास? 80,000। नेक्स्ट हमें दिया है लूज टूल्स। लूज टूल्स क्या चीज़ होती है? जो फर्म के अंदर रखे जाते हैं, यानी कि रिप्लेसमेंट या फिर रिपेयर वगैरह के लिए जो टूल्स रखे जाते हैं। जैसे अगर कोई शर्ट भी खरीदते हैं तो उसके अंदर भी एक एक्स्ट्रा बटन वगैरह दिया होता है ना, तो वो चीज़, तो वो जो एक्स्ट्रा में कोई चीज़ ऐसे आई है या फिर कोई रिपेयर के लिए या रिप्लेसमेंट के लिए, जैसे हैमर्स वगैरह या स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह, ऐसी चीज़ें को हम बोलते हैं लूज टूल्स। वो हमारी फर्म के अंदर कितने हैं? 40,000 अमाउंट की, 40,000 के लूज टूल्स हैं फर्म के अंदर। अब हमारी बैलेंस शीट हमने चेक कर ली कि हमारे पास क्या क्या पड़ा है और लोगों का हमें कितना पैसा देना है। अब हम बढ़ते हैं एडजस्टमेंट्स की ओर। फर्स्ट एडजस्टमेंट है गुडविल ऑफ द फर्म, यानी कि जो फर्म की गुडविल है। गुडविल क्या होता है? कि हाँ, फर्म का नाम कितना है, रेपुटेशन क्या है फर्म की। तो जो रेपुटेशन है फर्म की वो हम कैसे नापेंगे? टू बी वैल्यूड एट 2 टाइम्स, यानी कि कैसे पता चलेगा? अब कैसे पता चलता है आपको कि इसका अच्छा नाम है? जो ज़्यादा पैसा कमा रहा है, जो जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा है ना, कैसे वैल्यू करेंगे हम इसको? टू बी वैल्यूड एट 2 टाइम्स ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट, ठीक है। यानी कि हमें दुगना करना है किसका? सुपर प्रॉफिट का, ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। यानी कि गुडविल कैसे निकालनी है? दुगना करके एवरेज सुपर प्रॉफिट का ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, यानी कि पिछले 3 सालों के एवरेज सुपर प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करके हमारी गुडविल निकलेगी फर्म की। अब ये बोल रहे हैं कि जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो है 5 लाख पर ईयर, यानी कि हर साल 5 लाख जो है वो एवरेज प्रॉफिट है। लेकिन हमारी फर्म का जो है एक साल में प्रॉफिट हुआ है 6 लाख, अगले साल प्रॉफिट हुआ है 5,50,000 और उससे अगले साल प्रॉफिट हुआ है 5,75,000, ठीक है। इस हिसाब से हमें एवरेज निकाल के सुपर प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल निकालनी है, लेकिन ये पॉइंट हम करेंगे सबसे लास्ट में। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंस ओइंग टू बी ब्रोट डाउन। ब्रोट डाउन मतलब कि ब्रोट डाउन टू, यानी कि इस तक लेके आ गए हैं हम एक्सपेंस ओइंग को, कहाँ तक? 37,500 तक। एक्सपेंस ओइंग जो है वो कितना था हमारा? 45,000, लेकिन कंपनी जो है उसको कहाँ तक लेके आ गया? 37,500 तक। तो अब आप लोग मुझे बताओ, आपका फायदा हुआ है नुकसान हुआ? आपने किसी का पैसा देना था, ठीक है। एक्सपेंस ओइंग मीन्स आपने किसी का पैसा देना है। आपने देने थे 45,000, लेकिन वो कह रहा है कि कोई बात नहीं 37,500 दे दो, ठीक है। अब आपने ज्यादा देना था और अब वो कम में मान गया जिसको आपने पैसा देना है, यानी कि ये फर्म का क्या हुआ? फायदा,
ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ आएगा हमारा क्रेडिट साइड, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है कि हम चीजों को क्या कर रहे हैं, रीवैल्यू, क्योंकि पार्टनर जाने लग रहा है ना, तो सारी चीजों को रीवैल्यू करेंगे हम। रीवैल्यू क्यों करते हैं, मान लो एक प्लॉट उन लोगों ने खरीदा था, ठीक है, वो प्लॉट था मान लो 10,000 का खरीदा, लेकिन आज उस प्लॉट की वैल्यू मान लो 1 लाख हो गई है, ठीक है। तो जो पार्टनर जा रहा है वो फायदा लेके जाएगा ना, तो ठीक है, इसलिए जो है हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं जब भी कोई पार्टनर जा रहा होता है, ठीक है, कि जो भी उसने करा अभी तक उसका फायदा नुकसान जो भी है उसको दे के भेजेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये फायदा हो गया, तो फायदा कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय एक्सपेंस ओइंग करके आ जाएंगे 7500, जो कि हमारा फायदा है। थर्ड पॉइंट क्या है, इन्वेस्टमेंट्स आर रीवैल्यूड, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी वैल्यू हमने दोबारा करी तो वो 72,000 की बन रही है, ठीक है। लेकिन हमने बैलेंस शीट में कितने की दिखा रखी है, 80,000 की। 8,000 का हमारा क्या हो गया, नुकसान। मतलब आपको लग रहा है कि आपने जो पैसा कहीं लगा रखा है, इन्वेस्ट किया हुआ है, उसकी वैल्यू 80,000 है, लेकिन एक्चुअल में जब आपने देखा तो उसकी वैल्यू कितनी थी, 72,000। तो आपको 8,000 का क्या हो गया, नुकसान। तो नुकसान को रिवैल्यूएशन अकाउंट के हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड, ठीक है। और साथ साथ हम सेकंड एंट्री भी करते चलेंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट्स हमारी डेबिट साइड आई। उसमें क्या बोला है कि राम टू कवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू, यानी कि इस वैल्यू पे 72,000 की राम ने सारे इन्वेस्टमेंट्स खरीद ली, ठीक है। आप एक चीज बताओ, जब आप कोई चीज सेल करते हो तो बदले में पैसे आते हैं, ठीक है, लेकिन राम तो पैसे नहीं दे रहा ना, तो फ्री में तो फॉर्म उसको देने से रही। तो होगा क्या कि जो उसका कैपिटल उसने लगाया हुआ है, ठीक है, जो हम राम, श्याम और मोहन का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसने जो कैपिटल लगाया हुआ है ना, उसमें से ये पैसे हम काट लेंगे, ठीक है। तो जैसे क्रेडिट साइड में राम का बैलेंस आएगा ना ब्रॉड डाउन करके, तो उसमें से वो पैसे कट जाएंगे 72,000। तो इसलिए कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, राम के खाते में 72,000 रुपए डेबिट। अब नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, फैक्ट्री प्रेमिसेस इज टू बी रिवैल्यूड एट 2,45,000। फैक्ट्री प्रेमिसेस को 2,43,000 मान लिया हमने। फैक्ट्री प्रेमिसेस थी कितने की, 2,25,000 की, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फायदा हो गया, क्योंकि हम सोच रहे थे कि 2,25,000 की हमारी फैक्ट्री की वैल्यू है, लेकिन वो थी कितने की, 2,43,000 की। तो हमारा फायदा हो गया। तो ये कहाँ आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। कितना फायदा हुआ, 18,000 रुपए का, तो वो आ जाएगा क्रेडिट साइड। और दूसरा, अब फैक्ट्री प्रेमिसेस की बैलेंस शीट तो हमारी बननी है, तो बैलेंस शीट में फैक्ट्री प्रेमिसेस कितने की आ जाएगी, 2,43,000, क्योंकि उसकी करंट वैल्यू क्या है, 2,43,000। अब लूज रूल्स उन्होंने बोला है कि उन्होंने वैल्यू करे 36,000 के, ठीक है। लूज रूल्स की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 40,000, रह गए कितने के, वो 36,000 के। तो 4,000 का क्या हो गया, लॉस। तो अब आप लोग बताओ कहाँ आएगा वो, लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड टू लूज टूल्स करके, ठीक है। और बैलेंस शीट में लूज टूल्स कितने के आ जाएंगे, 36,000 के। इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने हमें क्या बोला है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 19,500। इंक्रीज्ड बाय जब लिखा होता है ना, तब यानी कि इतनी अमाउंट से बढ़ा है, ठीक है। और इंक्रीज्ड टू जब लिखा होता है तो यहाँ तक बढ़ा है, ये डिफरेंस है इसमें। तो इंक्रीज्ड बाय, तो यानी कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो बढ़ गया है 19,500 से, ठीक है। तो हमें पहले कितने पे डाउट था, 10,000 पे, अब कितना हो गया, 19,500 और हो गया। तो यानी कि 19,500 का हमारा क्या है, लॉस। तो ये कहाँ आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। बैलेंस शीट में जो हम डेटर लिख रहे थे 1,60,000, उसमें अब 19,500 और ऐड हो गया प्रोविजन में, ठीक है। प्रोविजन पहले 10,000 का बना रहे थे, लेकिन अब 19,500 का और बनेगा, तो यानी कि 29,500 का, 29,500 का प्रोविजन और बनेगा। तो हमारा जो डाटा है वो कितना बच गया, 1,30,500। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन इज 18,000। क्या मतलब हुआ कि जो वर्कमैन है उन्होंने क्लेम करा है कितना, 18,000 का, ठीक है, मतलब कंपनसेशन 18,000 का, ठीक है। तो कंपनी को जो है 18,000 रुपये देने पड़ेंगे, किसको, वर्कमैन्स को, ठीक है। तो हमने रिजर्व जो है वो कितने का बना के रखा हुआ था हमारे पास, 48,000 का। तो 48,000 का हमारे पास रिजर्व बना हुआ था और 18,000 का हमें क्लेम देना पड़ेगा, ठीक है। 48 में से 18 गए, यानी कि 30,000 हमारे पास बच गए। तो अब इस 30,000 का आप लोग मुझे बताओ क्या करना चाहिए। 48,000 पैसा बचा के रखा हुआ था कि कल को अगर किसी एम्प्लॉय को चोट लगी तो यहाँ से वो पैसा उठा लेंगे, ठीक है। लेकिन वो जो 48,000 है उसमें से सिर्फ 18,000 ही हमें वर्कर को देने पड़ेंगे, ठीक है। तो बाकी का 30,000 तो बच गया। 30,000 जब बच गया तो उसको क्या करेंगे, बांट लेंगे। ऑब्वियसली जो पार्टनर्स हैं वो तीनों आपस में उसको क्या करेंगे, बांट लेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। तो 48 में से 18 गए 30, और 30 को राम, श्याम और मोहन तीनों 3:2:1 रेशियो में बांट लेंगे, यानी कि बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा 15,000, 10,000 और 5,000,
तीनों में बट, और क्योंकि हमें ये जो क्लेम है इसकी पेमेंट करनी है, तो ये क्या है, कंपनी के लिए लायबिलिटी है, तो इसलिए लायबिलिटी साइड आ जाएगा, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन्स कंपनसेशन क्लेम इज 18,000, ठीक है, तो ये वहाँ आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, श्याम बी पेड 50,000 इन कैश, यानी कि अब श्याम जा रहा है, उसको 50,000 हमने कैश देना है, और जो बाकी जो पैसा उसका बच गया वो हम मान लेंगे कि इसने बिजनेस को जो है लोन दे रखा है, ठीक है। यानी कि मान लो आप एक कंपनी में कहीं पार्टनर हो किसी बिजनेस में, ठीक है, तो अब वहाँ पे पार्टनर हो तो आप रिटायर होने जा रहे हो, ठीक है, आपने बिजनेस छोड़ दिया, तो जो आपके पार्टनर्स है वो कह रहे हैं कि भाई इतना पैसा हम एकदम से नहीं दे पाएंगे तेरा, ठीक है, तो आपने क्या करा, 50,000 वहाँ से कैश ले लिया कि चलो 50,000 मुझे पैसा दे दो, बाकी तुम लोग मुझे ब्याज दे देना, मैं मान लूंगा कि मैंने तुम्हें उधार दे रखा है पैसा, ठीक है, तो यानी कि एक लोन के रूप में आपने वो पैसा उस बिजनेस के अंदर छोड़ दिया। अब आप लोग एक चीज देखो, जो हमने पढ़ा था रिजर्व फंड लायबिलिटी साइड दिया हुआ 1,05,000 का, अब वो जो रिजर्व है, जो श्याम जो जा रहा है बिजनेस छोड़ के, उस रिजर्व को यानी कि उस पैसा इकट्ठा करने में, उस पैसे को कमाने के लिए श्याम ने भी तो मेहनत करी है ना, तो वो पैसा श्याम का भी तो हक बनता है ना लेने का, तो इसलिए जब वो छोड़ के जा रहा है बिजनेस, तो वो कहेगा कि भाई पहले ये जो पैसा बचा के रखा हुआ है ना संदूक के अंदर, इसको भी बांटो, क्या, तो जो 1,05,000 रुपया है उसको भी वो पार्टनर्स तीनों बांट लेंगे 3:2:1 रेशियो में। तो हम क्या लिखेंगे, बाय रिजर्व फंड 52,500 राम के हिस्से में, 35,000 श्याम के हिस्से में और 17,500 मोहन के हिस्से में, ठीक है। तो अब हम अपने अकाउंट्स को सम अप करते हैं, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने सबसे पहले बनाया, ठीक, जो हमारा फायदा था वो क्रेडिट साइड लिखा, जो नुकसान हो रहा था वो डेबिट साइड लिखा, तो अल्टीमेटली जो है हमें जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में नुकसान हो गया, ठीक है, नुकसान हुआ 6,000 का, तो 6,000 को तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे 3:2:1 में, ठीक है, यानी कि 3,000 राम के, 2,000 श्याम के और 1,000 मोहन का। इसको कैसे लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, 3,000 राम, 2,000 श्याम और 1,000 मोहन। इस तरह से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट समाप्त। अब आती है बारी कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट में हम सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन क्रेडिट साइड। ब्रोट डाउन मतलब जो पिछले साल का बैलेंस है पार्टनर्स का वो वाला, ठीक है। तो वो पार्टनर्स का बैलेंस कितना है, 2 लाख राम ने लगा रखा है बिजनेस के अंदर, 1.5 लाख श्याम ने और 1 लाख मोहन ने लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बाय रिजर्व फंड, वो रिजर्व हमने इनमें तीनों में बांट दिया। उसके बाद कंपनसेशन जो बचा था वो बांट दिया। 2 वाली साइड में आ जाएगा 2 इन्वेस्टमेंट जो राम ने ली थी 72,000 की, ठीक है। क्योंकि गुडविल भी हम लोग बांटेंगे, जो गुडविल है फर्म की वो भी बांटनी है, तो गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। जो एवरेज प्रॉफिट है पिछले 3 सालों का वो दिया हुआ हमें 6 लाख, 5.5 लाख और 5,75,000, उनको प्लस करके 3 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 5,75,000, ठीक है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट क्या चीज होती है कि आपकी फर्म सेम पैसा, मान लो 5 लाख आपने लगा रखा, 5 लाख दूसरे दुकानदार ने लगा रखा बिजनेस के अंदर, लेकिन आप उससे ज्यादा कमा रहे हो, तो इसका मतलब आप ज्यादा क्यों कमा रहे हो, क्योंकि आपका नाम अच्छा है। तो सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, जो एक्चुअल प्रॉफिट है हमारा हम कमा रहे हैं, तो नॉर्मली और लोग कमा रहे हैं, मतलब सेम पैसा लगा के बिजनेस के अंदर आप लोग ज्यादा कमा रहे हो, तो इसका मतलब आप सुपर प्रॉफिट कमा रहे हो। तो एक्चुअल प्रॉफिट आपने जो कमाया वो है 5,75,000, नॉर्मल लोग कमा रहे हैं इतना ही पैसा लगा के वो है 5 लाख, कि 75,000 जो है आप लोग ज्यादा कमा रहे हो। हमें बोला क्या गया था कि हमें 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट करना है, ठीक है। तो 75,000 जो है हमारा सुपर प्रॉफिट है, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, तो 1.5 लाख के आगे फर्म की गुडविल आ गई, ठीक है। तो आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि हम गुडविल निकाल क्यों रहे हैं, ठीक है। तो गुडविल क्या है, जैसे मैंने बताया कि रेपुटेशन है, एक नाम कमाया हुआ है। अब जो ये नाम कमाने में ऑब्वियसली जो श्याम जो जा रहा है उसने भी तो हेल्प करी है ना, तो अब वो कहेगा कि मुझे कुछ तो पैसा दो ये नाम कमाने के नाम का। इसलिए जो बिजनेस पार्टनर्स हैं जो उसके हिस्से की गुडविल है उसको शेयर देंगे, ठीक है, अपने गेनिंग रेशियो में, यानी कि उसके जाने की वजह से जो गेन उनको हो रहा है ना, जो बच गए पार्टनर्स, वो गुडविल का उसको वो देंगे, उनके हिस्से का जो बनता है। जैसे मान लो 1.5 लाख का फर्म की गुडविल है, उसके हिस्से की गुडविल कितनी बनी, उसका हिस्सा कितना है 3:2:1, यानी कि 2/6, यानी कि 1/3। तो 1.5 लाख का 2/6 अगर हम करें तो कितना आता है 50,000। तो यानी कि शाम का जो 50,000 गुडविल में शेयर बन रहा है ना, तो वो किससे लेगा, वो राम से और मोहन से, और किस रेशियो में लेगा, जिस रेशियो में वो उसके कैपिटल को, यानी कि उसका जो प्रॉफिट है जिस रेशियो में वो उन दोनों को मिल रहा है, यानी कि 3:1 रेशियो में, ठीक है। तो 3:1 रेशियो में राम और मोहन से श्याम जो है अपना गुडविल का शेयर लेगा, ठीक है। तो इसलिए हम कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय राम्स कैपिटल अकाउंट 37,500 और बाय मोहन्स कैपिटल अकाउंट 12,500। एंड डेबिट साइड में आ जाएगा 2 श्याम्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि राम के खाते से तो ये पैसा गया है ना,
तो इसलिए राम के खाते में डेबिट हो जाएगा 2 श्याम्स कैपिटल अकाउंट 37,500 और 2 वाली साइड में आ जाएगा 2 इन्वेस्टमेंट जो राम ने ली थी 72,000 की। ठीक है, अब हमने कैपिटल अकाउंट में सब कुछ अपना लिख दिया है। ठीक है, तो अब हम टोटल करेंगे राम के अकाउंट का, श्याम के और मोहन के अकाउंट का। ठीक है, तो हमने सारा टोटल करने के बाद कितना बना, जो श्याम का अमाउंट है वो बना हमारे पास 2,45,000 और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हो कि 50,000 हमने उसको कैश दे दिया और जो बाकी का है वो हमने मान लिया कि हमने उससे लोन ले रखा है। ठीक, बना 2,45,000, तो 2,45,000 में से 50,000 कैश, 2 कैश आ जाएगा डेबिट साइड क्योंकि हमने पैसा दे दिया उसको, और बाकी जो बच गया 1,93,000 वो आ जाएगा 2 श्याम्स लोन अकाउंट। ठीक है, अब आती है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कैश इन हैंड, यानी कि कैश इन हैंड कितना पैसा है हमारे पास, तो कितना पैसा है 90,000 रुपया था पहले। 90,000 में से 50,000 किसको दे दिया, शाम को। ठीक है, तो कितना बच गया 40,000। डेटर्स वाला हमने पहले कर लिया था पॉइंट, स्टॉक उतना का उतना ही है और फैक्ट्री प्रेमिसेस भी पहले लिख लिया था हमने, लूज टूल्स भी लिख लिया था। उसके बाद लायबिलिटी साइड अगर देखें, क्रेडिटर्स 30 थे, 30 ही अभी भी वो लिख लेंगे। बिल पेबल जितना था उतना ही है, वो भी वही लिख लेंगे 27,000। एंड सोइंग हमारा 37,500 रह गया था तो 37,500 लिख दिया। ठीक है, और लायबिलिटी फॉर वर्कमैन क्लेम ये लिख देंगे 18,000। उसके बाद शाम का लोन आ गया, अब हमारे पास ये लायबिलिटी बन गई फॉर्म की 1,93,000, तो क्या लिख देंगे, शाम्स लोन अकाउंट। बाकी कैपिटल्स आ गई राम और मोहन की, 1,55,000 राम की है और 1,09,000 है मोहन की। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।